गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में बदलना। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे किसी भौतिक समीकरण के किसी भौतिक समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण करना। ठीक है, किसी भौतिक समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण करना। ठीक है, किसी भौतिक समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण करना। ठीक है, या तो इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं किसी भौतिक समीकरण के सत्यता की जांच करना। ठीक है, किसी भौतिक समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण करना या तो किसी भौतिक समीकरण के सत्यता की जांच करना। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, जैसे मान लीजिए कोई समीकरण दिया है ए, ठीक है, ए बी सी स्क्वायर, कोई समीकरण दिया है ए बी सी स्क्वायर। ठीक है, कोई समीकरण दिया है ए बी सी स्क्वायर और यहाँ कोई समीकरण दिया है एक्स वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, ये कोई समीकरण दिया है। ठीक है, तो इसकी विमा, बहुत ध्यान सुनिएगा, इसकी विमा, ठीक है, ये RHS है, ये LHS है, ये RHS है। ये क्या है? ये आपका LHS है और ये क्या है? ये आपका RHS है। बात समझ में आई? अगर LHS की विमा RHS की विमा के इक्वल हो जाती है, अगर मान लीजिए इसकी जो विमा है, इसका जो डायमेंशन है, ठीक है, इसका जो डायमेंशन है, अगर मान लीजिए इसका डायमेंशन अगर L3 आए, ठीक है, और इसका डायमेंशन L4 आए, तो इस स्थिति में हम यह कह सकते हैं कि दिया गया जो समीकरण है, ठीक है, ये जो दिया गया समीकरण है यह संतुलन की अवस्था में नहीं है। ठीक है, यानी कि यह समीकरण जो है एक दूसरे के बराबर नहीं है, यानी कि LHS RHS के बराबर नहीं है, इसलिए यह संतुलित अवस्था में नहीं है। या हम इसे दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि यह दिया गया समीकरण सत्य नहीं है। ठीक है, तो L3 इज नॉट इक्वल टू L4। ठीक है, यदि मान लीजिए यहाँ पर, अगर मान लीजिए L3 यहाँ पर है और L3 यहाँ पे आ जाए, तो इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि दिया गया समीकरण संतुलन की अवस्था में है, अर्थात संतुलित स्थिति में है। ठीक है, और यह समीकरण, दिया गया समीकरण पूर्ण रूप से सत्य है। दिया गया समीकरण पूर्ण रूप से क्या है? दिया गया समीकरण पूर्ण रूप से सत्य है। ठीक है, इस पे हम लोग आधारित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप अपने बुक में देखेंगे, ठीक है, आप अपने बुक में देखेंगे तो आपको बुक में वो क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपका इसमें पहला क्वेश्चन है वह है विमीय विश्लेषण द्वारा, पहला क्वेश्चन विमीय विश्लेषण द्वारा किसी सरल लोलक के आवर्तकाल, किसी सरल लोलक के आवर्तकाल T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। ठीक है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी के समीकरण का सत्यापन कीजिए, कि समीकरण का
सत्यापन कीजिए। ठीक है, यह कोई एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, यह आपका एक सवाल है। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप में। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका यह दिया हुआ एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। द्विमीय विश्लेषण द्वारा किसी सरल लोलक के आवर्तकाल t = 2 पाई √L/g के समीकरण का सत्यापन कीजिए। ठीक है, तो गिवन दैट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कैपिटल T = 2 पाई, ठीक है, √L/g। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर LHS की बीमा = RHS की बीमा। ठीक है, LHS की बीमा = RHS की बीमा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की बीमा और राइट हैंड साइड की बीमा। ठीक है, इसकी बीमा क्या होगी, इसकी बीमा तो T ही होगी। ठीक है, समय है T होगी। ठीक है, इसकी 2 पाई एक न्यूमेरिकल 2 जो है 2 क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो 2 एक संख्यात्मक मान है और पाई का मान होता है आपका 3.14। ठीक है, तो संख्यात्मक मान यानी कि जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है उसकी कोई भी बीमा नहीं होती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि 2 पाई एक बीमाहीन राशि है। ठीक है, तो इसको नहीं हम लोग मानेंगे, इसको छोड़ देंगे। L का क्या होता है, लंबाई, तो इसका हम ले लेते हैं L। ठीक है, और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g को बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण, और गुरुत्वीय त्वरण की जो बीमा होती है वह होती है LT-2। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण की बीमा क्या होती है, गुरुत्वीय त्वरण की बीमा होती है LT-2। ठीक है, तो ये हो जाएगा LT-2। ठीक है, अगर हम इस LT-2 को, ये तो अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं LT-2 को ऊपर ले जाऊं तो ये L × L-1T2। ठीक है, ये होगा। बात समझ में आई आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, इस L-1 से और इस L1 से, L1 और L-1 क्या हो जाएगा, ये आपस में निरस्त हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो L 0 हो जाएगा और L0 की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1 होगी। 1 से कोई मतलब नहीं है, और ये क्या बचेगा, ये बचेगा T2। कितना बचेगा, T2 अंडर रूट में। ठीक है, अगर मैं इसे अंडर रूट से बाहर निकालूं तो क्या बचेगा, ये बचेगा T2 और ये पावर हो जाएगा 1/2। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ये बचेगा T। कितना बचेगा, ये बचेगा T। कितना बचेगा, ये बचेगा T। बात समझ में आया आपको, ये कितना बचेगा, ये बचेगा T। तो इस स्थिति में आप देखिए LHS की जो बीमा है वह RHS की बीमा की क्या है, बराबर है। ठीक है, इस स्थिति में हम कह सकते हैं LHS = RHS। ठीक है, LHS = RHS। बात समझ में आई। तो ये जो दिया गया आपका जो समीकरण है, ठीक है, जो दिया गया समीकरण है वो पूर्ण रूप से क्या है, वो पूर्ण रूप से सत्य है। क्लियर, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करेंगे इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की। मैं मिटा देता हूं, आप लोग इसे नोट कर लें। अब मैं बात करूंगा इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि y = mgl। दूसरा क्वेश्चन है इसमें आपका y = mgl। ठीक है, mgl कैपिटल M स्मॉल gl। ठीक है, कैपिटल M स्मॉल g कैपिटल L। ठीक है, पाई r स्क्वायर स्मॉल l। ठीक है, जहाँ y किसी तार के, देखेंगे यहाँ पर, जहाँ y किसी तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता
पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, ठीक है। यल तार की लंबाई है, कैपिटल यल तार की लंबाई है, ठीक है। आर त्रिज्या है, mg तार पर लटकाया गया भार है। आर त्रिज्या mg कैपिटल एम स्मॉल जी तार पर लटकाया गया भार है, ठीक है। तथा यल स्मॉल यल तार की तथा स्मॉल यल तार पर, ठीक है। तथा यल स्मॉल यल तार की लंबाई में वृद्धि है। तार की लंबाई में वृद्धि है, ठीक है। तथा स्मॉल यल तार की लंबाई में वृद्धि है, ठीक है। अब हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है। ये जो दिया गया समीकरण है वह क्या है, सत्य है, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS निकालना है। तो गिवन दैट क्या दिया है, y इज इक्वल टू कैपिटल M GL अपॉन पाई R स्क्वायर L, ठीक है। पाई R स्क्वायर L दिया हुआ है। ये y क्या है, दिया है कि y किसी तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, और यंग प्रत्यास्थता गुणांक की जो विमा होती है, ठीक है, तो लिखेंगे LHS की विमा, LHS की विमा बराबर RHS की विमा। क्या लिखेंगे, LHS की विमा बराबर RHS की विमा। इसकी जो विमा होगी यंग प्रत्यास्थता गुणांक की, वो होगी M L -1 T -2, ठीक है। और M का तो M हो जाएगा, ठीक है। और गुरुत्वीय त्वरण की विमा मैंने बताया, यह हो जाएगा L T -2, ठीक है। और ये L का क्या हो जाएगा, L का L हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं पाई एक क्या हो जाएगा, पाई का मान 3.14 होता है, या तो कांस्टेंट वैल्यू हट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो छोड़ देंगे, विभाजन राशि होती है। R स्क्वायर, R को भी दूरी में मापते हैं, तो ये हो जाएगा L2, ठीक है। और इसका हो जाएगा L, कितना हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा L। बात समझ में आई आपको, आगे सॉल्व करते हैं। LHS दिया है M L -1 T -2, ठीक है। और ये क्या दिया है, ये हो जाएगा आपका L3, ये हो जाएगा L3, इसको ऊपर ले जाएंगे, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका M L2 T -2, ठीक है। इसको ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा L3, ठीक है, L3 है, ये हो जाएगा L -3, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा M L -1 T -2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ बचेगा आपका M, ठीक है। कितना बचेगा, ये बचेगा M, और L -3 L2 है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा M L -1, और ये हो जाएगा आपका T -2, ठीक है। तो इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं, इस स्थिति में हम ये क्या कहेंगे, इस स्थिति में हम ये कहेंगे कि अतः दिया गया समीकरण पूर्णतः सत्य है, ठीक है। अतः दिया गया समीकरण पूर्णतः सत्य है, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। समझ में आया यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें तीसरा, जो विमा का जो तीसरा उपयोग है वह पढ़ेंगे, यानी कि जो तीसरा एप्लीकेशन है वह पढ़ेंगे, ठीक है।
तीसरा एप्लीकेशन है बीमा का, वह है आपका विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। ठीक है, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार की भौतिक राशियां दी होंगी और उन दोनों में हमको, और उनमें माफ करिएगा, उन दोनों में नहीं, उनमें हमको संबंध, आपस में संबंध को दर्शाना रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपका जो क्वेश्चन है वह है किसी माध्यम में ध्वनि की चाल भी, पहला क्वेश्चन इसका है किसी माध्यम में ध्वनि की चाल स्मॉल भी, माध्यम की प्रत्यास्थता ई, माध्यम की प्रत्यास्थता ई तथा घनत्व डी पर निर्भर करती है, तथा घनत्व डी पर निर्भर करती है। ठीक है, विमीय विधि से माध्यम में ध्वनि की चाल का सूत्र, माध्यम में ध्वनि की चाल का सूत्र स्थापित कीजिए, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल भी है, माध्यम की प्रत्यास्थता ई है तथा घनत्व जो है वह डी पर निर्भर करती है। विमीय विधि से माध्यम में ध्वनि की चाल का सूत्र स्थापित कीजिए। करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, गिवन दैट क्या दिया हुआ है, पहले लिख लेते हैं। ध्वनि की चाल दी हुई है, ध्वनि की चाल दिया हुआ है भी, माध्यम की प्रत्यास्थता, माध्यम की प्रत्यास्थता दिया हुआ है ई। ठीक है, और घनत्व दिया हुआ है आपका डी। ठीक है, घनत्व कितना दिया हुआ है, घनत्व दिया हुआ है डी। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर v इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ v कामा आप लेगा e कामा डी। ठीक है, v इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ e कामा डी। इसका मतलब ये हुआ, यह जो v है वह यह जो आपका वेरिएबल है ed। ठीक है, ed जो है इसके फंक्शन पर, इसके फलन पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे इसको हटाने के लिए v क्या लिख देंगे, v प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, e ऐसा लिख सकते हैं e कामा d। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका v ed, e कामा d हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा ed और ये हो जाएगा, इसको प्रोपोर्शनल घटाएंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल k e d। ठीक है, ed अगर हम यहाँ पे पावर a चढ़ा लें, यहाँ पे पावर b चढ़ा लें, ठीक है, इस e पे पावर a लगा दें और b d है ना, d पे पावर क्या लगा दें, d पे पावर हम b लगा दें, तो इस स्थिति में
हम यह कह सकते हैं कि यह जो V है वह इस ऊर्जा E के जो पावर A है और ये जो घनत्व B है, ठीक है, प्रत्यास्थता E के पावर A और घनत्व D के पावर B पर निर्भर करती है। क्लियर? हम आगे सॉल्व करते हैं। अब ये हो जाएगा आपका, इसको लिखेंगे विमीय रूप में लिखने पर, विमीय रूप में लिखने पर, ठीक है, विमीय रूप में लिखने पर V की विमा आपको पता है क्या होता है, V चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी L t-1, कितना होता है L t-1, ठीक है। और इसका हो जाएगा K तो एक विमाहीन अनुक्रमानुपाती नियतांक है, इससे कोई मतलब नहीं है, तो कांस्टेंट वैल्यू है। ये इसको हटा देते हैं हम लोग, रिमूव कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, मिटा देते हैं। और E के पावर A जो है, तो E इसकी विमा हो जाएगी आपकी ml-1 t-2, कितनी हो जाएगी ml-1 t-2, ये लगा देते हैं A, ठीक है। अब घनत्व की बात कर रहा है, घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ml-3, ये हो जाएगी B, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा B। बात समझ में आई? इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो ये हो जाएगा LT-1 इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका MA, ठीक है, MA, और यहाँ पे MB है, ठीक है, MA L-1 L माइनस क्या लिख देंगे, L-A लिख देंगे, T-2A लिख देंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका MB L-3B, ठीक है। इसको हम आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे हम M0 कर दें तो उससे इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 ही होगी। तो L-T-1, ठीक है। इसको लिख सकते हैं MA ये है, B ये है, तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, A प्लस B, ठीक है। L-A माइनस 3B माइनस 3B, ठीक है, ठीक है, -A माइनस 3B, और ये हो जाएगा T इज इक्वल टू T-2A, कितना जाएगा T-2A। अब लिखेंगे दोनों तरफ विमीय, दोनों तरफ के विमाओं की आपस में तुलना करने पर, दोनों तरफ के विमाओं की आपस में तुलना करने पर, ठीक है, दोनों तरफ की विमाओं की आपस में तुलना करने पर, तुलना करिए तो लिखा है A प्लस बी, ये हो जाएगा A प्लस बी, और ये जीरो, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये लिखा है -A माइनस 3B माइनस A माइनस 3B इज इक्वल टू L के पावर 1, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं 2, ठीक है। और ये लिखा है T-2A, तो -2A इक्वल टू -1, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। क्या मान लेते हैं इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर A। क्या मान लेते हैं इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर A। यहाँ तक नोट करिए, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, मिटा देता हूँ इसको, थोड़ा सा यहाँ पे जगह है, यहाँ सॉल्व करता हूँ, ठीक है। इसके बाद से मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक। अब लिखेंगे समीकरण 3 से क्या निकलेगा, A इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। फिर लिखेंगे A के इस मान को, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए, A के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर
जब इस मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, b इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, b इज इक्वल टू -1/2। तो यहाँ से लिखेंगे a व b के मान को समीकरण a में रखने पर, समीकरण a में रखिए, समीकरण a यही है, ये हो जाएगा v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ये k, ठीक है, ये हो जाएगा e की वैल्यू कितनी है 1/2 और d की वैल्यू कितनी है -1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू k e 1/2 अपॉन, इसको नीचे ले आएंगे तो d 1/2 माइनस हट जाएगा। ठीक है, अगर 1/2 को हटाना है तो हम क्या लिखेंगे, k √e अपॉन d, यही लिखेंगे k √e अपॉन d। इफ यदि k इज इक्वल टू 1 हो तब v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e अपॉन d। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा e अपॉन d। बात समझ में आई? यही आपका क्या है, यही आपका संबंध है, किसमें, v, e और d में। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लें।